Good afternoon, everyone. In yesterday class, we have started our unit 1, right? Any doubt with respect to that? Sorry. कल तक जो पढ़ा था उसमें कोई डाउट है किसी भी तरीके का? In yesterday class, we have discussed what do you mean by sociology. Sociology is a systematic and scientific study of society, right? We have also discussed that. Hi, good morning. We have also discussed कि how modernity begins in European society. जाएगा? यहाँ का वाईफाई क्या है? अरे सोएब सर भेजेंगे बट वाईफाई क्या है? ऑफिस 207? हाँ, पासवर्ड वो कड़ा. ठीक. Okay. So in yesterday class, we have started what do you mean by sociology. Then we have also discussed how what was the dark ages in the 14th 15th century in the Europe, right? And उन dark ages की वजह से क्या क्या changes हुए. Dark ages क्या थी? Education नहीं थी वहाँ पर. Education is not open to all, right? Feudalism was there, right? Domination of church और religion was there, जिसकी वजह से क्या था, सोसाइटी में इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा थी, राइट? तो फिर धीरे धीरे सोसाइटी में क्या हुआ, 14 15 सेंचुरी में साइंस की इंपॉर्टेंस बढ़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस हुए. चेंजेस क्या क्या हो रहे थे? कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ. दीज आर द फैक्टर्स, राइट? कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, रनाइसा, एनलाइटनमेंट, राइट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ये सब रिवॉल्यूशन हो रहे थे धीरे धीरे. इनकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे और उन चेंजेस की वजह से क्या हुआ, सोसाइटी में मॉडर्निटी इमर्ज हुई. क्लियर? और मॉडर्निटी इमर्ज हुई तो सोसाइटी को में इन चेंजेस को पढ़ने के लिए नीड इमर्ज हुई किसकी, कि सोशियोलॉजी शुड बी क्रिएट एज अ सेपरेट डिसिपल. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. और यस्टरडे क्लास वी हैव डिस्कस्ड कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन. ठीक है. सो इज इट क्लियर हाउ कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन लीड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी और इमर्जेंस ऑफ मॉडर्निटी? ठीक है. टुडे वी विल स्टार्ट रेनाइसा. One factor is clear, that is feudalism. यही वो सारे चेंजेस थे. रेनाइसा, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन. लिंक नहीं जाएगा? वही तो पूछ रही थी.
क्या करके? ओके ओके, ठीक। Renaissance, commercial revolution, reformation, scientific revolution, enlightenment, industrial revolution and French revolution. These are those changes. इनमें से हम एक डिस्कस कर चुके हैं, that is commercial revolution. Second is Renaissance. Renaissance. Renaissance means rational thinking. Renaissance first began in Italy. इटली से स्टार्ट हुआ था. बेसिकली ये था क्या, यहाँ पे क्या हो रहा था, Renaissance means the intellectual rebirth of the Europe. Intellectual rebirth means कि जो पहले यूरोप हुआ करता था वहां पर क्या थी, इंटेलेक्चुअल की इंपॉर्टेंस थी, वहां पर जो डिसीजन मेकिंग थी, मतलब दैट मीन्स यूरोपियन पहले क्या था, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी था. देखो क्या होता है, कोई भी सोसाइटी अपने आप में एकदम नहीं होता कि हम डोमिनेशन एकदम से स्टार्ट हो जाए, नहीं. पहले एक सिविलाइज सोसाइटी थी, मतलब सोसाइटी वो इक्वलिटी वर देयर, राइट, इक्वलिटी थी सोसाइटी में. धीरे धीरे सोसाइटी में कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हुए. जब वो चेंजेस क्या थे, वो चेंजेस ये थे कि सोसाइटी में इक्वलिटी थी, किसी ने आकर कोई फैक्टर दे दिया, रिलीजन और सुपर पावर. तो धीरे धीरे क्या होगा, रिलीजन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी. रिलीजन का डोमिनेशन और इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो किस में कन्वर्ट हो गया, डार्क एजेस हो गया, कि हर डिसीजन किसके बेसिस पे लिया जा रहा है, रिलीजन के बेसिस पे लिया जा रहा है, राइट. तो वो डार्क एजेस, तो ये क्या था, रेनाइसा, रिवर्थ ऑफ रिवर्थ और इंटेलेक्चुअल रिवर्थ ऑफ द यूरोप. दैट मींस जो पहले का यूरोप था, स्टार्टिंग एरा था, इक्वलिटी थी, उसकी तरफ फिर से वापस जाने वाली बात होने लगी थी. तो इसमें क्या होने लगा कि जो रिलीजन था उसके तो अगेंस्ट बोल ही रहे थे, लेकिन उसके अगेंस्ट बोलने के साथ साथ हम क्या काम कर रहे थे, जो एक्चुअल का जो ओरिजिन था, एक्चुअल ओरिजिन था यूरोप का, उन पे हम फोकस कर रहे थे. उनमें फोकस करने के साथ साथ क्या हो रहा था, अब उस टाइम पे ट्रेड भी क्या था, इटली में स्टार्ट हुआ, इटली का हमने ट्रेड सिस्टम देखा, लेकिन क्या स्टार्टिंग से डोमिनेशन था इटली का, नहीं. इटली ने देखा कि सारा ट्रेड हमारे तरफ से ही होकर जा रहा है, तो क्यों ना हम ही इसको डोमिनेट करना स्टार्ट कर दें. लोग हमारा एडवांटेज ले रहे हैं, हम भी तो उनको फैक्टर रास्ता दे रहे हैं ट्रेड करने का. जब हम रास्ता दे रहे हैं, एक ही रास्ता है, तो हम उस पर डोमिनेशन करना स्टार्ट कर दें. तो धीरे धीरे ट्रेड भी बढ़ने लगा, ये सारी चीजें होने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिवर्थ होने लगी. किन चीजों का, जो ट्रेडिशनल चीजें थी उनका फिर से रिवर्थ होने लगा. और इस रिवर्थ के साथ साथ क्या हुआ, रिवर्थ ऐसे ही नहीं होने लगा, यहाँ पे क्या हुआ, रिलीजन की इंपॉर्टेंस कम होगी तो किसी की तो बढ़ेगी. तो वो इंपॉर्टेंस किसकी बढ़ रही थी, साइंस की बढ़ रही थी. तो इंटेलेक्चुअल रिवर्थ विद द साइंटिफिक टेम्पर लीड्स टू दिस रेनाइसा. इज इट क्लियर. यही है कि लिटरेचर, मतलब जो चीजें होती थी, आर्टिस्टिक आर्टिजन जो थे, उनकी इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पे. उस टाइम पे आप देखो ज्योमेट्री डेवलप होने लगी, मनी सर्कुलेशन में आने लगा था, ट्रेड बढ़ रहा था आपका, शिप बिल्डिंग हो रही थी, लिटरेचर, आपके इंजीनियर्स वगैरह, इन सब मॉन्यूमेंट्स, इन सब की इंपॉर्टेंस जो थी ना, वो धीरे धीरे फिर से फ्लरिश करने लगी, राइट. उन लोगों को समझ में आने लगा कि हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है. जो प्री एग्जिस्टिंग सोसाइटी थी, प्रेजेंट से पहले जो पास्ट की सोसाइटी थी, उसका इंपॉर्टेंस है. उसके साथ साथ, उस इंपॉर्टेंस के साथ साथ क्या आ गया आपका, साइंस साथ में आ गया. जब ये दोनों चीजें होने लगी तो क्या हो गया, रेनाइसा हो गया. दैट मीन्स रेनाइसा however was not mere a revival of ancient learning and knowledge of the achievement of ancient Greece and Rome. It was marked by a series of new development in the field of art, science, religion, philosophy, literature. मतलब जो रोम और जो ग्रीस पीरियड था, उसी के तरफ वापस जाने के साथ साथ उनमें एक नया नया डेवलपमेंट होने लगा. कैसे, क्योंकि साइंस आने लगी, पहले साइंस नहीं थी. सिंपल सी चीज समझो, कोई भी चीज आज प्रेजेंट में है, जैसे कि मैं बात करूं आपसे, फॉर एग्जांपल आज प्रेजेंट में रिलीजन है. रिलीजन क्या कर रहा है, एवरीवन इज इक्वल, ठीक है, सेकुलरिज्म है, एवरीवन इज इक्वल. अगर इसमें कोई आप साइंस को इंक्लूड और कर दोगे तो
जो ट्रेडिशनल है वो तो रिवाइव हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ अगर साइंस होगी तो कुछ नया सिस्टम, न्यू थिंकिंग, न्यू डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। वही यहाँ पे हुआ कि ये सिर्फ रिवाइव नहीं कर रहा था ट्रेडिशनल कल्चर को, बल्कि ट्रेडिशनल कल्चर में साइंस के इन्वॉल्वमेंट से एक नई सीरीज बन रही थी, नई न्यू सीरीज ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर। अब जैसे हम पहले पढ़ते थे एजुकेशन, एजुकेशन पहले क्या होता था, ब्लैक बोर्ड पे होता था, राइट। अब ब्लैक बोर्ड के बाद क्या हुआ, व्हाइट बोर्ड आने लगे, व्हाइट बोर्ड के बाद क्या आने लगे, डिजिटल बोर्ड आने लगे। यस, यस और नो। तो चीजें धीरे धीरे क्या हो रही हैं, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। किसके डिजिटल बोर्ड किसकी हेल्प से आए हैं, साइंस की हेल्प से आए हैं। तो ट्रेडिशनल मैटर बोर्ड सिस्टम इज स्टिल देयर, लेकिन साइंस की हेल्प से हमने उस बोर्ड सिस्टम को क्या कर दिया, मॉडर्न कर दिया, राइट। तो न्यू डेवलपमेंट इज देयर, दैट इज कॉल्ड एज रनाइसा। तो जब न्यू डेवलपमेंट होगा, तो न्यू डेवलपमेंट क्या है, ट्रेडिशनल डेवलपमेंट से अलग है, तो क्या होगा, अगेन ऑनसेट ऑफ मॉडर्निटी। क्लियर। तो हाउ रेनाइसा ब्रिंग मॉडर्निटी इन द सोसाइटी, इज इट क्लियर? क्लियर है। So rational thinking along with the spirit of scientific inquiry about the universe and the existence of humanity in it began the important characteristics of Renaissance outlook. This is how Renaissance undermined the domination of church. That means इस रेनाइसा जब आया था, न्यू थिंकिंग जो आ रही थी, तो न्यू थिंकिंग में स्टार्टिंग में क्या था, यूरोपियन सोसाइटी में इक्वलिटी वाज देयर। मतलब जो ह्यूमन थॉट था, ह्यूमन था, उसकी डिग्निटी, उसकी प्रेस्टेज, इन सब चीजों की वैल्यू होती थी। तो रेनाइसा ने क्या किया, फिर से ह्यूमनिज्म को लेकर आया, राइट। तो इन सब की वैल्यू फिर से आई, क्योंकि क्या हो गया था, फ्यूडलिज्म में तो इनइक्वलिटी बढ़ गई थी। तो किसी की वैल्यू, जिसके पास लैंड है उसकी उसकी वैल्यू है, जिसके पास लैंड नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके की चीजें हो रही थी। लेकिन धीरे 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 सिस्टम फिर से चेंज हुआ, रेनाइसा आकर, और रेनाइसा ने फिर से साइंटिफिक टेम्पर के साथ उस ट्रेडिशनल कल्चर को फिर से रिवाइव कर दिया। जब ट्रेडिशनल कल्चर को साइंटिफिक टेम्पर के साथ रिवाइव किया, इट लीड्स टू अ न्यू थिंकिंग, न्यू डेवलपमेंट और न्यू era or new series of development. Clear? We have discussed commercial revolution. We have also discussed transformation in agriculture, enclosure movement and all we have discussed, right? Impact of the migration we have also discussed. Industrial revolution. So first changes क्या था आपका, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन। सेकंड चेंज रेनाइसा की वजह से। थर्ड चेंज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 18th and 19th century. And what is industrial revolution? Industrial revolution means sudden acceleration in the technology, or you can say the increase the use of machines. एकदम से क्या हो गया, machines का use ज्यादा हो गया, machine advent of the machine era you can say. इसलिए इसको ये भी बोलते हैं कि advent of the machine era. Industrial revolution में क्या हुआ, जो आपका पहले क्या होता था, समझो पहले क्या होता था, पहले जो आपका जो फैक्ट्रीज, फैक्ट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फैक्ट्री सिस्टम आ गया। पहले क्या होता था, पहले वर्कशॉप घरों में होती थी, छोटी छोटी वर्कशॉप पहले कहाँ होती थी, घरों में होती थी, कोई प्रॉपर फैक्ट्री सिस्टम नहीं था। ये वर्कशॉप इन द हाउस हैज बीन चेंज्ड इनटू फैक्ट्री। यस, पहले काम कौन करते थे, मैन और ह्यूमन काम करते थे। इट हैज बीन चेंज्ड, किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, मशीन्स में आ गया। पहले क्या हो रहा है, पहले आप कोई भी, जैसे सिंपल सी बात करूं, पहले मिक्सर मिक्सर ग्राइंडर है उस वो नहीं था, लोग क्या करते थे, हाथ से सारा काम करते थे। यस, मशीन्स आ गई तो ये जो हाथ वाला काम था वो किसने रिप्लेस कर दिया, मशीन ने रिप्लेस कर दिया। और ये दोनों की अथॉरिटी और पावर किसके पास थी, कैपिटलिस्ट क्लास। वाई कैपिटलिस्ट क्लास, क्योंकि ये दोनों चीजें किससे आएंगी, पैसे से आएंगी, और पैसा किसके पास था,
बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, कैपिटलिस्ट के पास। तो इन दोनों का ऑनर कौन हुआ? कैपिटलिस्ट क्लास हुआ। और जो इनमें काम कर रहा है वो कौन हुआ? आपका लेबर क्लास हुआ। तो जो कैपिटलिस्ट क्लास था वो क्या कर रहा था? चूंकि फैक्ट्री में मशीन्स भी कौन खरीद रहा है? कैपिटलिस्ट क्लास। तो फैक्ट्री किसकी है? कैपिटलिस्ट क्लास। हर काम का जो ऑनरशिप है वो राइट्स किसके पास है? कैपिटलिस्ट क्लास। सो कैन बी से इट लीड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू क्लास, दैट इज bourgeois class. Yes, capitalist class is also called bourgeois class, right? और bourgeois के अपोजिट में जो लेबर थी वो क्या थी? जो इस कैपिटलिस्ट क्लास के अंडर में काम कर रही थी, दैट इज कॉल्ड एज प्रोलिटेरिएट क्लास. यस, तो दैट मीन्स यहां पे एक नई क्लास इमर्ज हुई, दैट इज बुर्जुआ क्लास. बुर्जुआ क्लास इज द कैपिटलिस्ट क्लास. और बुर्जुआ क्लास हैव पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर. क्यों पॉलिटिकल, क्यों इकोनॉमिक पावर? बिकॉज बुर्जुआ क्लास आर द ऑनर ऑफ द फैक्ट्रीज, मशीन्स, प्रोडक्शन राइट्स. हर किसी का राइट्स किसके पास था? बुर्जुआ क्लास के पास था. क्यों था? क्योंकि बुर्जुआ क्लास की फैक्ट्रीज थी. बुर्जुआ क्लास की वजह जो प्रॉफिट आ रहा है वो फिर से और मशीन्स खरीदने में लगा रहे हैं, और जिससे उनकी इकोनॉमिक वैल्यू डे बाय डे बढ़ती जा रही थी. राइट तो एक तो हो गई कैपिटलिस्ट क्लास, लेकिन वही कैपिटलिस्ट क्लास आगे चल के क्या बनी? इमरजेंस ऑफ न्यू क्लास. ऑनरशिप आ गई ना. पहले ऑनरशिप किसमें थी? लैंड में थी, फ्यूडलिज्म में. अब ऑनरशिप, मशीन, इकोनॉमिक पावर स्ट्रॉन्ग किससे हो गई? बुर्जुआ क्लास से हो गई. तो इट लीड टू द क्रिएशन ऑफ बुर्जुआ क्लास, राइट, और इमरजेंस ऑफ द बुर्जुआ क्लास. अब चूंकि बुर्जुआ क्लास आ गया इधर, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों में क्या आ गया? चेंज होने लगा सिस्टम. सिस्टम कैसे होने लगा? यहां तक क्लियर है? जब ये सारी चीजें हुई तो इससे सिस्टम चेंज होने लगा. इसका क्या इंपैक्ट पड़ा सिस्टम में? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? इसका इंपैक्ट ये पड़ा, सबसे हम पहले बात करें हम इकोनॉमिक. तो इकोनॉमिक वैल्यू में इमर्जेंस ऑफ द न्यू क्लास, दैट इज योर बुर्जुआ क्लास. राइट, फर्स्ट. पॉलिटी में बात करें, पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ा यहाँ पे? पॉलिटिकल इंपैक्ट में क्या होगा कि जितने भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशन बन रहे थे वो किसको ध्यान में रखकर बन रहे थे? किसके फेवर में बन रहे थे? दिस बुर्जुआ और कैपिटलिस्ट क्लास के फेवर में. क्यों? क्योंकि वही इकोनॉमिक पावर उनके पास है, और इट इज द रूल. आप कह सकते हो कि जिसके पास पैसा है पावर उसी की है. राइट तो जो भी पॉलिटिकल लॉज, रूल्स बना रहे थे वो किसके फेवर में बनाए थे? किसको कंसर्न रख के बना रहे थे? कि ट्रेड प्रॉपर चले, जितना ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो. क्योंकि कौन बनाएगा? ट्रेड ये कर रहे हैं तो यही तो आइडिया देंगे कि इस लॉ को इस तरीके से बनाओ सो दैट वी कैन टेक और इनहेंस मैक्सिमम प्रॉफिट. यस, तो लॉज वगैरह इनके उसमें बनने लगे. तीसरा, कल्चर में क्या इंपैक्ट पड़ा? कल्चर में जो चर्च का डोमिनेशन था, और यू कैन से चर्च, the importance of the church has been declined. चर्च की वैल्यू, चर्च का डोमिनेशन लूज होने लगा. यस yes, इसके साथ जब मशीन्स आ गई थी तो साइंस की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी. यस yes, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी साइंस की इंपॉर्टेंस? साइंस की इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्स बढ़ेगी. जो किंग था, किंग के जो राइट थे वो धीरे धीरे लूज होने लगे. होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि किंग की तो वैल्यू ही खत्म. अब वैल्यू किसकी हो गई? बुर्जुआ क्लास की. तो किंग की वैल्यू खत्म हो गई. फैमिली सिस्टम, पहले फैमिली सिस्टम क्या था? एवरीवन इज लिविंग टुगेदर. लेकिन अब क्या हुआ? फैक्ट्री सिस्टम आ गया. तो पीपल स्टार्टेड माइग्रेट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. तो लोगों ने, फैमिली सिस्टम ने माइग्रेट करना. दोज हु हैव सम स्किल्स दे हैव स्टार्टेड माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. तो फैमिली सिस्टम क्या हो गया? अल्टर हो गया पूरी तरीके से. दैट मीन्स फैमिली सिस्टम भी पूरी तरीके से क्या हो गया? आपका चेंज हो गया. राइट प्लस पहले क्या था? एजुकेशन अलाउ नहीं था. राइट एजुकेशन क्या हो गया? टेक्निकल एजुकेशन हो गया. दैट मीन्स कि अगर हम देखें तो यहां पर क्या हो गया? सारी चीजें ओवरऑल चेंज हो गई. इकोनॉमिक में इमर्जेंस ऑफ द न्यू क्लास, दैट इज बुर्जुआ क्लास.
पॉलिटिकल में अगर देखें तो फेवर लॉज वगैरह किसके फेवर में बनने लगे, बुर्जुआ और कैपिटलिस्ट क्लास के फेवर में बनने लगे। किंग ने अपनी इंपॉर्टेंस, किंग की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे लूज होने लगी, किंग के राइट्स धीरे धीरे क्या होने लगे, लूज होने लगे। कल्चर में देखें तो चर्च और रिलीजन की इंपॉर्टेंस क्या होने लगी, डिक्लाइन करने लगी। फैमिली सिस्टम अल्टर होने लगा, चेंज होने लगा बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन और स्किल्ड लेबर, राइट। और एजुकेशन भी क्या होने लगी, टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन मींस स्किल्ड लेबर, इस जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, वोकेशनल एजुकेशन, कि जो पढ़े लिखे या जिनको काम करना, पढ़े लिखे इन द सेंस टेक्निकल मतलब हो गया कि जो मशीन के साथ गेम कर सके, मशीन के साथ काम कर सके। तो टेक्निकल एजुकेशन, अब हर कोई क्या सीख रहा था, हर कोई मशीन चलाना सीख रहा था, बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिंग द इरा ऑफ द मशीन एज। यस, मशीन एज का ही तो आ रहा था। तो ये सारे चेंजेस हो रहे थे, एंड ऑल दीज चेंजेस लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ द न्यू क्लास, दैट इज योर बुर्जुआ क्लास। बुर्जुआ की स्पेलिंग सही लिखना, BOURGEOISIE, that is bourgeois class. BOURGEOISIE, bourgeois class. Is it clear? तो जहां यहां पर जब बुर्जुआ क्लास आएगा, दैट मीन्स इमर्जेंस ऑफ न्यू सोसाइटी, नई क्लास आ गई, दैट मीन्स नई सोसाइटी इमर्ज हो गई। और जब इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, सो डेफिनेटली यू नीड टू स्टडी सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ साइंस। सो दैट इज अगेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्प टू क्रिएट द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन द सोसाइटी। क्लियर हुआ कि हाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, 10 मार्कर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, हाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिंग how industrial revolution bring onset of modernity, or how industrial revolution bring the emergence of sociology in the society. तो बेसिकली क्या था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एडवेंट ऑफ द मशीन एज और मशीन इरा, इट which further impacted all these impact, जिसकी वजह से क्या हुआ, modernity brings, and to study these changes need a new separate discipline, that is emergence of sociology. Is it clear? नेक्स्ट बात करें हम साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, as we all are clear that Renaissance bring a scientific revolution, or Renaissance bring a change in the science, or bring science in the mainstream. Today is your first class, okay. इससे पहले डेमो क्लासेस वगैरह देखी है, ठीक। तो बेसिकली क्या था, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जो हमारा रेनाइसा हुआ था, हमने अभी बात की थी ना, रेनाइसा ने क्या किया, इंटेलेक्चुअल रिवर्थ ऑफ यूरोप विद द हेल्प ऑफ और विद द एडवेंट ऑफ द साइंस। तो साइंस थोड़ा बहुत वहां आ गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। कैसे, पहले क्या था, जस्ट इन अ स्टोरी फॉर्म, पहले क्या था, पहले चर्च था, चर्च ने क्या बोला, चर्च कोई लॉजिक नहीं था, कोई साइंस नहीं था, रिलीजन था। पहले थॉट प्रोसेस ये था कि देयर इज अ अर्थ इन द सेंटर, और उसके सराउंडिंग कौन कर रहा है, सन कर रहा है, राइट। देन कॉपरनिकस केम, कॉपरनिकस ने बोला इट इज नॉट सन सेंट्रिक, सॉरी इट इज नॉट अर्थ सेंट्रिक, इट इज सन सेंट्रिक। दैट मीन्स ये थ्योरी जो रिलीजन बोल रहा है ये सही नहीं है, लेकिन सही क्या है, जो अर्थ जो सन है वो सेंटर में है, एक फिक्स्ड पोजीशन पे है, और एक फिक्स्ड पोजीशन के आसपास सराउंडिंग में क्या है, अर्थ है जो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, राइट। आज भी हम यही पढ़ते हैं कि सन इज एट देयर फिक्स पोजीशन सेंटर में, और उस सन के चारों तरफ क्या है, अर्थ रोटेट, अर्थ सराउंडिंग में है, राइट। ये थ्योरी। अब कॉपरनिकस वाज इन फियर ऑफ द चर्च,
क्योंकि चर्च का डोमिनेशन ऐसा था कि कॉपरनिकस को ये फियर था कि मैं इस थ्योरी को पब्लिश कैसे करूं। तो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द चर्च डोमिनेशन, अपने जिंदा रहते हुए कॉपरनिकस ने इस थ्योरी को पब्लिश नहीं किया। बता तो दिया लेकिन अपनी बुक पब्लिश नहीं की। आफ्टर द डेथ ऑफ द कॉपरनिकस उनकी बुक को पब्लिश किया गया, जिसमें ये थ्योरी प्रूफ की गई कि सन इज एट द सेंटर एंड अर्थ इज सराउंडिंग द सन, राइट। अब आप सोचो कि कितना ज्यादा डोमिनेशन ऑफ फियर होगा कि कोई थ्योरी साइंस के थ्रू प्रूफ हो रही है, तब भी स्कॉलर अपनी थ्योरी को प्रूफ नहीं, अपनी थ्योरी को पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। कितना ज्यादा डोमिनेशन होगा सोसाइटी का, राइट। तो एक तो इस तरीके की थ्योरी हुई कॉपरनिकस, प्लस ज्योमेट्री, राइट, प्लस और स्कॉलर्स जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने टेलीस्कोप, गैलीलियो ने क्या किया, टेलीस्कोप को इन्वेंट किया, और उस टेलीस्कोप से उसने बताया कि जो हम ऊपर थोड़ी बहुत चीजें दिख रहे हैं वो थोड़ी बहुत चीजें नहीं है, दीज आर कॉल्ड एज स्टार्स, दिस इज कॉल्ड एज मून, और वहां पे उनका एक अपना एग्जिस्टेंस है, वहां पर भी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, वहां पर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, उनके ऊपर स्टार्स दिख रहे हैं। दैट मीन्स जो चीजें हमें सिर्फ चमकीली दिख रही थी बहुत दूर से, वो उन्होंने टेलीस्कोप की हेल्प से उनको हम क्लैरिटी, उनकी शेप, उनका साइज, वो सब हम देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे और उसको स्टडी कर पा रहे थे, राइट। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। किसकी वजह से, धीरे धीरे ये चीजें आने लगी, गैलीलियो, राइट। तो जब साइंस आने लगी, चीजों में क्या होने लगा, आप उनको थ्योरी जो दे रहे थे वो प्रूफ होने लगी साइंटिफिकली। तो जब साइंटिफिकली थ्योरी प्रूफ होने लगेगी तो वो क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज द डोमिनेशन ऑफ चर्च, उस पर क्वेश्चन मार्क होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कि चर्च बोल रहा था कि सन सेंटर में है, थ्योरी तो और कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन स्कॉलर्स प्रूफ के साथ बोल रहे हैं कि सन सेंटर में नहीं है, अर्थ सेंटर में है, राइट। सन सेंटर में, हाँ सॉरी, वो सॉरी चर्च बोल रहा था अर्थ सेंटर में है, लेकिन थ्योरी को कोई प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सन, साइंस बोल रहा है कि सन सेंटर में है, और उन्होंने प्रूफ भी किया है कि सन अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन पे है, और सन के सराउंडिंग में क्या है, अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है। सिमिलरली टेलीस्कोप, तो इस तरीके से बहुत सारे इन्वेंशन हुए जिससे ये प्रूफ, जिसकी वजह से क्या हुआ, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, मतलब साइंस की इंपॉर्टेंस बढ़ी। दैट्स व्हाई दिस एरा इज कॉल्ड एज साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। अब जो पीरियड चल रहा था वो क्या चल रहा था, रिलीजन डोमिनेशन। साइंस आई, क्वेश्चन मार्क हुआ, सोसाइटी में चेंजेस आए ना। सोचो कितना बड़ा चेंजेस है कि अर्थ सेंटर से ये क्या हो गया, आपका हेलियो सेंटर हो गया। दैट मींस कहीं ना सन सेंट्रिक हो गया। दैट मींस कहीं ना कहीं सोसाइटी में चेंजेस तो आ रहे हैं। उन चेंजेस को पढ़ने के लिए क्या हुआ सोसाइटी में, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इज इट क्लियर? तो हाउ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन लीड टू द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इज इट क्लियर? ठीक। देन बात करें हम नेक्स्ट, रिफॉर्मेशन। कहीं भी कुछ भी ना समझ आए, डू लेट मी नो। यहां तक क्लियर है अभी? द नेक्स्ट इज रिफॉर्मेशन। Reformation revolution means religious revolution, or you can say religious movement. In European society, again there was a domination of church, right? अब वहां पे क्या हो रहा था, बिकॉज ऑफ द रिलीजियस मूवमेंट, दो तरीके के रिलीजियस मूवमेंट हुए। फर्स्ट इज प्रोटेस्टेंट revolution and second is Catholic revolution. प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन क्या था? प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया, पहले चर्च का डोमिनेशन क्या था कि चर्च है, चर्च ने बोला, चर्च की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में आपको एजुकेशन दी जाएगी और वो एजुकेशन
पर्टिकुलर किन लोगों के लिए थी? एलीट क्लास, और ज्यादातर वो सारे लोग जो बिलोंग करते हैं किससे? प्रीस्ट कल्चर से, प्रीस्ट सेक्शन से, उनके लिए। मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर, वही उस एजुकेशन का एडवांटेज ले रहे थे। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज भी कौन सी थी? चर्च वाली लैंग्वेज थी, जो हर कोई फेमिलियर नहीं था उस लैंग्वेज से। उसकी वजह से क्या हुआ? वो लोग जो इस आइडियोलॉजी को नहीं मान रहे थे, विद द एडवेंट ऑफ द साइंस, उन्होंने बोला वी ऑल्सो वॉन्ट एजुकेशन, वी ऑल्सो नीड टू एक्सपेंड अवर नॉलेज, सो फॉर दैट पर्पज हमें क्या चाहिए? एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? सिंपल सी चीजें, वो जो आइडियोलॉजी थी चर्च की, उस चर्च की आइडियोलॉजी से टूट के उन्होंने अपनी एक नई आइडियोलॉजी बना ली, मतलब पूरी तरीके से खुद को ब्रेक कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने इस चर्च से हटके अपना एक नया चर्च एस्टेब्लिश किया। उस चर्च की लैंग्वेज क्या रखी? जर्मन उसकी लैंग्वेज रखी। एंड यहां पर एजुकेशन क्या थी? ओपन टू ऑल। तो ये आइडियोलॉजी क्या रिलीजन के बेसिस पे थी? नहीं, रिलीजन से टूट के, जो बहुत ही अगेंस्ट थे, उन्होंने पूरा टूट के अपने आप को किस बेसिस पे बना लिया? कि भाई साइंस की इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन उस लैंग्वेज में होनी चाहिए, एक तो कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए टू ऑल द पीपल, और एजुकेशन शुड ऑल्सो प्रोवाइड इन दैट लैंग्वेज, राइट? और एजुकेशन शुड बी ओपन टू ऑल। तो इस तरीके से इन्होंने वो किया। सिमिलरली देयर इज ऑल्सो ए स्कॉलर कैल्विन। कैल्विन ने भी सेम काम किया। कहां पर? कैल्विन ने भी सेम काम किया आपका स्विट्जरलैंड में। वहां पर भी उन्होंने नया चर्च बनाया, मेन चर्च से छोड़ के। कुछ लोग उनके फॉलोवर बने, उनको नई कॉमन लैंग्वेज दी, ओपन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज के साथ साथ ओपन एजुकेशन टू ऑल दिया। तो दैट इज कंसीडर एज प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन। दैट मीन्स एग्जिस्टिंग सिस्टम से हटके उन्होंने क्या किया? एक नया चर्च बना दिया। पहला चर्च किस बेसिस पे था? रिलीजियस आइडियोलॉजी के बेसिस पे था। लेकिन ये चर्च किस बेसिस पे है? इक्वलिटी के बेसिस पे, साइंस के बेसिस पे, और किसके बेसिस पे? मतलब एक न्यू थिंकिंग, न्यू आइडियाज, रेशनल थिंकिंग के बेसिस पे चल रहा था। तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन। क्लियर? तो यहां पे डोमिनेशन रिलीजन का नहीं है, लेकिन डोमिनेशन किस पे चल रहा है? मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो, यहां पे चर्च डोमिनेशन कर रहा था ना अर्लियर, यहां पे क्या हो गया? ब्रेक फ्रॉम क्रिश्चियनिटी। ब्रेक फ्रॉम द क्रिश्चियनिटी से अलग हटके, मतलब रिलीजन से अलग हटके, उन्होंने एक सेपरेट इंस्टीट्यूट, सेपरेट चर्च बना दिया, विच इज ओपन फॉर ऑल, विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन लैंग्वेज, ये सब चीजें थी। ठीक है? क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म और रिवॉल्यूशन। देन बात करते हैं हम कैथोलिक रिवॉल्यूशन। कैथोलिक रिवॉल्यूशन क्या था? कैथोलिक हमारा चर्च था, उसी चर्च के अंदर क्या हुआ? यहां पर तो उन्होंने बेस ही चेंज कर दिया। कैथोलिक रिवॉल्यूशन वो हुआ जहां पर उन्होंने चेंज किए विद इन देयर रिलीजियस सिस्टम। दैट मीन्स विद इन चर्च में कुछ उन्होंने चेंजेस किए विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी। दैट मीन्स वो सारे चेंजेस कैसे चेंजेस किए? दैट मीन्स इन्होंने, चर्च का क्या था? चर्च में कुछ मैंडेटरी था, जैसे कि साल में 1 या 2 बार आपने जो पाप किए हैं वो आपको चर्च में आना होगा, और गॉड के सामने और या प्रीस्ट के सामने आपको उनको एक्सेप्ट करना होगा कि वी डिड ऑल दीज सिन वर्क एंड नाउ वी आर अपोलोजाइजिंग फॉर ऑल माय सिन वर्क, राइट? तो ये सब चीजें थी। लेकिन हुआ क्या? यहाँ के जो प्रीस्ट थे वो हो गए क्यों करप्ट? करप्ट क्यों हो गए? क्योंकि लग्जरी लाइफ बढ़ गई, इंपॉर्टेंस साइंस बढ़ गई, लोगों, इकोनॉमिक, पहले क्या था? फ्यूडलिज्म था, लोगों के पास पैसा आने लगा, फ्यूडलिज्म का खत्म हुआ धीरे धीरे। तो जो लोग चाहते थे कि हमारा नंबर जल्दी आ जाए, हम अपने पापों को फेस करने के लिए और कन्फ्रंट करने के लिए, वो लोग प्रीस्ट को क्या देने लगे? पैसे देने लगे कि हमारा नंबर जल्दी लगा दो। होता है ना आज वीआईपी दर्शन वाला काम, वैसे ही कि हमारा नंबर जल्दी लगा दो। तो नंबर जल्दी लगाने के चक्कर में क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पे? चर्च की आइडियोलॉजी, जो लोग थे जो चर्च को रिलीजियसली मानते थे, वो इस आइडियोलॉजी से अलग होने लगे कि वी बिलीव इन चर्च बट वी नॉट बिलीव इन द करप्ट प्रैक्टिस ऑफ द चर्च।
ध्यान रखना, यहाँ पे तो उन्होंने चर्च के अलावा बनाया, जो बनाया चर्च को क्रिश्चियनिटी से दूर हो गए पूरी तरीके से। यहाँ क्रिश्चियनिटी से दूर नहीं हुए, यहाँ करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रीस्ट जो बोल रहे थे दैट वी विल प्रोवाइड यू अ लेटर और अ पास टू हेवन, हम आपको हेवन का पास दे रहे हैं। हेवन का पास जिसके पास पैसा है उन सबको मिल रहा था, अब जिसके पास नहीं है वो नहीं खरीद पा रहा था। व्हाई? बिकॉज ऑफ द करप्ट प्रैक्टिसेस। तो इन्होंने उस आइडियोलॉजी से अलग हुआ दैट वी स्टिल बिलीव इन द चर्च बट वी डू नॉट बिलीव इन द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द चर्च। दैट्स व्हाई इट इज अ कैथोलिक रिफॉर्म, कि चर्च मतलब कैथोलिक चर्च में रहकर ही उन्होंने रिफॉर्म किया। दे आर बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ द चर्च but still they are not believing in the ideology of the corrupt practices of the church. Clear? So religious reform, रिफॉर्मेशन क्या था, रिवॉल्यूशन, जिसमें दो थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट कि विद इन द सिस्टम से पूरा ब्रेक हो रहे थे, और कैथोलिक जो चर्च है उससे अलग होके बात, उसके आइडियोलॉजी में तो थे लेकिन अदर उसकी जो जो करप्ट आइडियोलॉजी, करप्ट प्रैक्टिसेस थी उनको वो नहीं मान रहे थे। क्लियर? दैट इज योर रिलीजियस रिफॉर्म और रिफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। क्लियर? एक बार रीड करो, जस्ट गिव मी अ मिनट, तब तक आप रीड करें। सॉरी, हाँ जर्मन रखी थी। अब जर्मन उसका रीजन था जर्मन इसलिए रखी थी, अब जर्मन के लोगों के लिए जर्मन लैंग्वेज इजी होगी, लेकिन वो क्या चला रहे थे कि रिलीजियस लैंग्वेज। अब रिलीजियस लैंग्वेज में ही आप एजुकेशन दोगे तो वो लैंग्वेज हर किसी को नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल चेंज कर रही हूँ मैं, इंडिया के रेफरेंस में, इंडिया के रेफरेंस में संस्कृत इज अ लैंग्वेज जिसमें सारे आपके रिचुअल परफॉर्मेंस किए जाते हैं, दिस इज अ रिलीजियस लैंग्वेज। अब संस्कृत लैंग्वेज कितनों को आती है? पढ़ के पेपर निकालना इज अ डिफरेंट थिंग, और उसमें डे टू डे वर्क करना, सीखना, नॉलेज गैदर करना इज अ डिफरेंट थिंग। अब अगर यही नॉलेज आपको संस्कृत में मिलने लगेगी तो क्या आप लोग नॉलेज ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। दैट मीन्स यू डू नॉट हैव कॉमन लैंग्वेज। तो उन्होंने क्या की, जो एक्चुअल लैंग्वेज है जो कॉमन लोगों को आती है वो लैंग्वेज में उन्होंने नॉलेज देना स्टार्ट की। तो अब वो सारे लोग जो रिलीजन को तो मानते हैं लेकिन उनके पास कॉमन लैंग्वेज नहीं थी जिसके वो अगेंस्ट हो रहे थे, अब उनको कॉमन लैंग्वेज मिल गई तो वो किसको फॉलो करेंगे? मार्टिन लूथर को फॉलो करेंगे या चर्च को फॉलो करेंगे? लूथर को फॉलो करेंगे। तो जब लूथर को फॉलो करेंगे तो उनको जब नॉलेज मिल रही है तो उनका माइंड शार्प होगा, न्यू आइडिया, न्यू थिंकिंग, yes, new creativity which brings new changes in the society or breakdown from traditional society that bring onset of the modernity। और जब ये सारे changes हो रहे हैं so further leads to the emergence of sociology to study the society with scientific temper। clear? यहां तक क्लियर? तो वी हैव डिस्कस्ड हाउ Renaissance brings emergence of sociology, we have discussed how commercial revolution, ठीक है, we have also discussed industrial revolution, we have discussed reformation movement, right? और क्या डिस्कस कर लिया?
साइंटिफिक रिवॉल्यूशन वी हैव डिस्कस। क्लियर है यहां तक? किसी को किसी भी तरीके का डाउट कि इन चीजों की वजह से कैसे सोसाइटी में कैसे इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी हुआ? इज इट क्लियर विद एवरीवन? ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये वाला एक लाइट बंद करोगे? मेरे को विजिबल नहीं है कि मैं लिख क्या रही हूँ। एक बार लाइट बंद करके देखें। एक बार रिकॉर्डिंग में और देखना क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक। French Revolution happened in 1789. Yes, this French Revolution bring political and social change in the France. At that time, there was a तीन स्टेट हुआ करती थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, राइट। फर्स्ट स्टेट में वो सारे लोग हु वर्क इन द चर्च, जो चर्च में काम करते थे, वो सारे लोग हुआ करते थे। ऑल्सो कॉल्ड, यू कैन से, क्लर्जी, जो चर्च में काम कर रहे हैं, ठीक है। द टॉप मोस्ट स्टेट। सेकेंड स्टेट में किंग, क्वीन और यू कैन से रॉयल ब्लड, राइट। दैट मीन्स दिस कॉल्ड एज नोबल्स और नोबिलिटी, सेकेंड स्टेट में। थर्ड स्टेट में होते थे आपके पीजेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, राइट। दैट इज द थर्ड स्टेट, जिसको बुर्जुआ क्लास भी थी यहाँ पे और यू कैन से प्रोलिटेरिएट क्लास, क्योंकि पीजेंट्स भी थे तो बुर्जुआ और प्रोलिटेरिएट दोनों क्लास यहाँ पे हुआ करती थी। क्लियर? अब आप समझो इसको ध्यान से। थ्री स्टेट्स वर देयर। इन फर्स्ट स्टेट में कौन सा था? चर्च। दैट मीन्स ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग और एसोसिएट विद द चर्च, ये टॉप मोस्ट होती थी, क्योंकि चर्च का डोमिनेशन था तो ये टॉप स्टेट हुआ करती थी, दैट इज क्लर्जी। सेकेंड स्टेट, किंग, क्वीन और रॉयल ब्लड, जिनके इनके बच्चे वगैरह वॉट एवर जो भी थे, जिनके अंदर रॉयल ब्लड हुआ करता था, ऑल दोज पीपल कम इन द कैटेगरी ऑफ नोबिलिटी। थर्ड स्टेट इज द स्टेट जो कॉम्बिनेशन था किसका? पीजेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेस क्लास, ब्यूरोक्रेटिक्स, ये सब यहाँ पे हुआ करते थे। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ बुर्जुआ एंड प्रोलिटेरिएट क्लास। वहां का सिस्टम क्या था? सिस्टम वॉज देयर कि ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट थी, ये स्टेट एग्जम्प्ट थी। एग्जम्प्ट इन द सेंस दिस स्टेट डू नॉट पे एनी टैक्सेस। ये स्टेट, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट, कोई टैक्स पे नहीं करती थी। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और यू कैन से दे हैव अ डिग्निटी, वेरी हाई डिग्निटी। चाहे पैसा है नहीं है, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर है नहीं है, बट दे हैव अ वेरी हाई डिग्निटी एंड वेरी हाई पावर, ठीक है। थर्ड स्टेट जो थी, थर्ड स्टेट, इनके पास क्या होता था? दे हैव अ मनी, क्योंकि बिजनेस क्लास पावर है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक पावर है, ब्यूरोक्रेट्स भी है, पॉलिटिशियन भी है, तो पॉलिटिकल पावर भी है, बट दे आर लैक इन डिग्निटी। उनके पास डिग्निटी नहीं थी। और क्यों भी नहीं थी? भले ही इनके पास पैसा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर है, दे हैव टू पे टैक्सेस। इनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? स्ट्रक्चर इज क्लियर? देन व्हाट हैपन? देयर वाज अ फेमाइन सिचुएशन इन द फ्रांस। जब फ्रांस में फेमाइन सिचुएशन आई तो उसकी वजह से क्या हुआ? शॉर्टेज ऑफ फ्रूट, शॉर्टेज ऑफ फूड होगा कि नहीं होगा?
ऑफ कोर्स होगा फेमाइन सिचुएशन। जब शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ तो इन्होंने क्या किया, इंक्रीज टैक्सेस, और जब टैक्स बढ़ेंगे तो टैक्स किस पे बढ़े, थर्ड स्टेट पे। थर्ड स्टेट पहले ही डिससेटिस्फाई थी, समझ लो, मैं रिपीट कर दूंगी तब लिख लेना आराम से, समझ लो पहले समझो, यहां तक क्लियर है ना। फेमाइन आया, बिकॉज ऑफ द फेमाइन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की कमी आई, तो फूड की जब कमी होगी तो इन्फ्लेशन होता है ना, तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। अब टैक्स किस पे बढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड स्टेट तो टैक्स दे ही नहीं रही है, थर्ड स्टेट पे बढ़े। थर्ड स्टेट को पहले से ही गुस्सा था कि भाई वी हैव अ इकोनॉमिक पावर, वी हैव अ पॉलिटिकल पावर, बट स्टिल वी डू नॉट हैव एनी डिग्निटी, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है मार्केट में। ऊपर से इन्होंने क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिए, तो और ज्यादा टैक्स का बर्डन। देन दे रियलाइज ऐसे काम नहीं चलेगा, वी हैव टू चेंज द सिस्टम। इन्होंने सोचा कि अब हमें क्या करना है, सिस्टम को, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अगेंस्ट खड़े हुए, और उन्होंने क्या किया, सिस्टम को चेंज करने की बात की। जब उन्होंने सिस्टम को चेंज करने की बात की, इसी के साथ साथ रूसो और मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू ने बोला देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ पावर, राइट। रूसो ने क्या बोला, एवरीवन हैज अ राइट टू चूज देयर रूलर और किंग और वॉट एवर, राइट। तो इन चीजों ने इनको क्या किया, बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया इन आइडियोलॉजी ने, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, एक अलग से उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल क्रिएट सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेट सिस्टम। फिर जिसकी वजह से ये क्या लेकर आए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इमरजेंस हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इमरजेंस, जिसमें इन्होंने बात की राइट टू लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। आ गई वहां पे मॉन्टेस्क्यू और रूसो की बात। तो दिस इज कॉल्ड एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऐसे एडवेंट हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दैट मीन्स, समझो, मैं फिर रिपीट करूंगी, समझो बात खत्म नहीं हुई है। दैट मीन्स कि पहले सिस्टम क्या चल रहा था, एग्जिस्टिंग सिस्टम, डोमिनेशन किसका चल रहा था, स्टेट का चल रहा था, राइट। अब डोमिनेशन किसका आ गया, इक्वलिटी आ गई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ गया। इसके साथ साथ जब ये चीजें हुई, फेमाइन आया, इसी के साथ साथ लुइस 14 जो रूलर था, उसने फ्रांस का जो पैसा था वो अननेसेसरी, बहुत एक्सपेंसिव वॉर फाइट किए, उसमें बर्बाद किया। देन एक जब फेमाइन आया, तो इस टाइम जब फेमाइन था उस टाइम पे रूलर था लुइस 16। तो जब फेमाइन आया तो लोगों को होता है कि हमारा राजा हमारी सुनेगा, एटलीस्ट हम सब जाए राजा से बात करने, तो दे विल लिसन टू अस, राइट। जब ये राजा के पास पहुंचे तो राजा रानी दोनों ही बैठे थे, किंग और लुइस 16 और उसकी वाइफ। तो जब इनसे बोला गया कि वी आर इन अ सिचुएशन, वी डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट, हमारे पास ब्रेड भी नहीं है खाने के लिए। तो इनकी वाइफ, थोड़ा सा दिमाग कम था उसमें, वो बोलती है इफ यू डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट देन ईट केक, व्हाट इज द प्रॉब्लम। आपके पास ब्रेड नहीं है खाने को, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू शुड ईट केक। मतलब उसमें इतना कॉमन सेंस नहीं था। दैट इज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट ऑफ द लुइस 16 वाइफ, कि उनके इस तरीके के स्टेटमेंट, पीपल वर वेरी फ्यूरियस अगेंस्ट हर, कि व्हाट शी इज सेइंग। उसकी वजह से ये सारा सिचुएशन हुआ, इधर ये स्टेटमेंट, ऊपर से यहां से भी पैसा खत्म हो गया था, ऊपर से फेमाइन आ गया था, एंड ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू द इमरजेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द society. And French Revolution brings liberty, equality, fraternity, which help in the transformation in the existing society. So all those changes you need to study as a separate disciple, right? You cannot study all these major changes with the help of psychology or philosophy. So that's why you need a separate institution, that is emergence of sociology. Clear? अब बना लो, जहां नहीं समझ में आए यू कैन आस्क। मैं आपको फिर एक चीज रिपीट कर रही हूं, योर मेजर फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग रेदर देन राइटिंग और समथिंग एल्स। जितना अच्छे से समझ आएगा उतना अच्छे से आप लिख पाओगे। ट्राई टू लर्न दीज थिंग्स इन अ स्टोरी फॉर्म। आप मेरे को बोल दो, मैं समझाने के बाद 2 मिनट दूंगी, आप आराम से उसे ड्रॉ कर लो।
अब देखो फ्यूडलिज्म खत्म हुआ तो इकोनॉमिक मॉडर्निटी आई, यहाँ पॉलिटिकल राइट्स मिल गए, तो यहाँ पे क्या आ गया, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पॉलिटिकल मॉडर्निटी आई कि नहीं आई? In tomorrow class you will get handouts. क्लियर हो गया? चले आगे। तो इज इट क्लियर हाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रिंग इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी? ठीक है, नेक्स्ट इज एनलाइटनमेंट। Enlightenment means the era of reasoning. That means you are questioning against the existing structure of the society. That if something is happening, what is the reason behind it? And with the era of reasoning, advent of the different scholars like Montesquieu, like Rousseau, Rousseau in his book Social Contract, और मॉन्टेस्क्यू इन हिज बुक स्पिरिट ऑफ लॉ, ये बुक के नाम लिखना है ना, ये मॉन्टेस्क्यू इन हिज बुक स्पिरिट ऑफ लॉ said that there should be a common authority, there should not be a common authority, or there should not be authority at one place. There should be a separation of power, like there should be a separation of power between legislative, executive and administrative. जब ये इस तरीके की चीजें लिख रहे थे, वहां पे उस टाइम पे क्या होता था, लोग बुक्स बहुत पढ़ते थे, न्यूज़पेपर बहुत पढ़ते थे, लोगों में इंटेलेक्चुअल थिंकिंग बहुत होती थी, तो लोगों को एक आइडिया मिला, एक नई थॉट मिली टू चेंज द सिस्टम, कि दैट इज ट्रू, अगर एक के पास पावर होगी तो मोनार्की ही चलता रहेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और सिस्टम में क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर होना चाहिए रेदर देन सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, इफ यू वांट टू डेवलप द सोसाइटी, राइट? तो ये चीज, फिर रूसो ने बोला एवरीवन हैज अ राइट टू चूज देयर किंग और टू चूज देयर लीडर, हर किसी के पास राइट है कि अपना लीडर चूज करो, दैट मीन्स द गवर्नमेंट शुड बी डेमोक्रेटिक, इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए, हर किसी के पास राइट होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए कि वो जिसको चाहे वोट दें और तब अपना लीडर चुने, ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनता रहेगा तो सिस्टम में कोई चेंज ही नहीं आएगा, पावर जो है वो एक ही तरफ रहेगी। तो इस तरीके से कई सारे स्कॉलर्स आए जिन्होंने ये बात कही, जिन्होंने अपनी अपनी बुक्स लिखी, ये बुक मार्केट में आई, लोगों की थॉट प्रोसेस में चेंज आया और उन्होंने स्टैंड लिया दैट we need change in the existing system which further leads to the emergence of modernity, क्योंकि जब सिस्टम में चेंज होगा तो पुराना सिस्टम में चेंज हो रहा है वो नया सिस्टम, तो ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल सोसाइटी चेंज इनटू मॉडर्न सोसाइटी। अब जब जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को स्टडी करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो स्कॉलर्स उन चेंजेस को स्टडी कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई ये सोसाइटी में इतने बड़े बड़े चेंजेस हैं कि कोई सोसाइटी में क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, तो वो सिंपल स्टडी नहीं कर पाएंगे, वी नीड sociology as a separate discipline to study the society, and that too with the help of the science. So systematic and scientific study of the society, that is sociology, it leads to the emergence of sociology. Clear? अब आप सोचो यहां पे हो गया, ये लिख लिया, एक बार लिखो फिर बात करते हैं आगे।
हुआ। अब यहाँ पे देखो, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रिफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, एनलाइटनमेंट, हर कोई क्या कर रहा था, सोसाइटी में चेंजेस लेकर आ रहा था, ब्रिंग मॉडर्निटी, राइट। जब मॉडर्निटी आ रही थी, दैट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से एवरीवन इज इन द फेवर ऑफ द मॉडर्निटी, राइट। बट हर एवरी कॉइन हैज अ टू साइड। जब एक कोई फेवर में हो रहा होता है तो उसका कोई अपोज में भी आ रहा होता है। तो दीज वर द टू थिंकर्स हु वर हाईली क्रिटिसाइजिंग दिस मॉडर्निटी। by that means they were against this enlightenment, or they were against this anti modern, they were favoring the anti modernity. That means इनका सिंपल सा कहना था, we do not want such change, because this change क्या कर रहे थे, कोई भी सोसाइटी में चेंज होता है तो वो शांति से आ जाता है क्या, नहीं, this change bring instability in the society, this change bring kiosk in the society, war like situation, revolution थे ना, तो war like situation in the society, सोसाइटी की स्टेबिलिटी को हार्म कर रहे थे, सोसाइटी में जो हार्मनी है उसको हार्म कर रहे थे। सो बेसिकली ये क्या कर रहे थे, these two scholars criticizing the modernity, criticizing the ongoing changes in the society, right? So can we say by concluding this कि these thinkers were criticizing modernity, right? However, scholars like Montesquieu, Rousseau were in the favor of the modernity, right? But both the modern thinkers as well as anti-modern thinkers both want peace, stability, harmony in the society. Yes, is it clear? Last में कुछ conclusion लिखो. Conclusion लिखो. Enlightenment glorified change. Enlightenment glorified change and conservative disapproved this change, and conservative disapproved this change in the society, however both emphasized on stability, peace and harmony in the society. पैराग्राफ चेंज. These changes, these का मतलब हो गया जितने भी हमने पॉइंट पढ़े हैं वो. These changes created need for distinct disciple to understand and analyze these changes, and this is how दिखेगा कैसे बच्चों को, यहां से मुझे बोर्ड पे नहीं दिख रहा है. कौन सा सर बोल रहे हैं? बट आगे बोर्ड पे नहीं दिख रहा मैडम को, उनको बोलो मैडम जो बोर्ड पे लिख रही है लाइट के रिफ्लेक्शन से मैडम को नहीं दिख रहा है बोर्ड पे. ये तो बंद करो, मैं लिखूं कैसे, बंद तो करो, मैं लिखूं कैसे. मैं जब लिख रही हूँ बोर्ड लाइट के रिफ्लेक्शन से, मैं बोर्ड पे क्या लिख रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है. फ्रंट वाली बंद कर दो. हाँ बस. क्या लिखाया था?
These changes created need for distinct disciple to understand and analyze these changes, and this is how modernity and social change in Europe this is how modernity and social change in Europe lead to emergence of sociology. Lead to emergence of sociology. क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? एक बार रीड करो, कोई दिक्कत? लेट मी ब्रिंग दैट. Industrial Revolution. Just read it once if you want to. बढ़ा दूं आगे? ये क्लास में ही रीड करना है और आई शुड प्रोवाइड अ पीडीएफ इन योर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप? पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे क्लास के बाद ये जो होता है यूनिट वाइज, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट उसमें, हाँ, पीडीएफ फॉर्मेट ग्रुप पे डलवा दिया करूँ. इज इट ओके विद ऑल ऑफ यू? है ना? वी कैन सेव अवर टाइम एज वेल. और यू वांट टू रीड इन क्लास इटसेल्फ? पीडीएफ इज फाइन सबके साथ? ठीक है. एज आई टोल्ड यू कि एक फ्लो चार्ट अपन बनाएंगे जिससे अपन पूरा जो पढ़ा है टॉपिक वो याद रहे. सबसे पहले व्हाट वाज दैट एट द टाइम ऑफ यूरोप? दैट वाज द डार्क एजेस.
यहीं से स्टार्ट हुई थी चीजें। क्या था डार्क एजेस में, बताओ। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द डार्क एजेस क्या चल रहा था? रिलीजियस सोसाइटी थी, रिलीजन का डोमिनेशन था, चर्च की लैंग्वेज थी, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट, क्या, इलिटरेसी थी, राइट। ये सब चीजें चल रही थी जिसकी वजह से क्या था, डार्क एजेस था। देन क्या हुआ, चेंजेस आए। कौन कौन से चेंजेस, और यू कैन से फोर्सेस ऑफ चेंजेस। फोर्सेस ऑफ चेंजेस हुए, कौन कौन से चेंजेस थे वो? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, रेनाइसा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एनलाइटनमेंट, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, रिलीजियस रिफॉर्म और रिफॉर्मेशन, राइट, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, राइट। ये सब हुआ, यही तो थे फोर्सेस ऑफ चेंज। इन चेंजेस की वजह से क्या हुआ सोसाइटी में, इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट क्या हुआ? टेक्निकल एजुकेशन आई, साइंस की इंपॉर्टेंस बढ़ी, यस। रिलीजन की इंपॉर्टेंस कम हुई, यस। और क्या हुआ? न्यू, हाँ, न्यू थिंकिंग और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। न्यू थिंकिंग प्लस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, यस। जिसकी वजह से क्या हुआ, मॉडर्निटी आया, ऑनसेट ऑफ मॉडर्निटी, यही तो हुआ, राइट। जब ऑनसेट ऑफ मॉडर्निटी हो रहा था, जब ऑनसेट ऑफ मॉडर्निटी हुआ, इसके साथ साथ एक चीजें और हुई यहां पे, क्या था? नहीं नहीं, स्कॉलर्स का थॉट प्रोसेस भी तो आया ना। तो स्कॉलर्स यहीं पर तो आए, तभी तो सोसाइटी को स्टडी करना स्टार्ट किया। एडवेंट ऑफ द स्कॉलर्स विथ देयर आइडियाज एंड ऑल, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ, जब इस मॉडर्निटी को स्टडी किया, देन इट लीड्स टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। जो कल का लेक्चर था और जो अभी तक आज का लेक्चर था, क्या वो एक फ्रेमिंग में नहीं आ गया? वी शुड रीड ईच एंड एवरी टॉपिक इन सच फॉर्मेट कि जब आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो आप सोचो, सपोज यू हैव अप्रोक्सीमेट 50 टॉपिक्स इन पेपर वन, मैक्सिमम बोल रही हूँ, ठीक है, 50 टॉपिक, आधे आधे पेज, मतलब 25 टॉपिक्स में आप कितनी जल्दी रिवाइज कर सकते हो? इवन मेंस के 1 घंटे पहले भी आप ये चार्ट तो रिवाइज कर ही सकते हो। विल इवन यू विल नॉट फॉरगेट अ सिंगल पॉइंट थ्रू दिस चार्ट। लेकिन इस चार्ट को समझने के लिए बैकग्राउंड का पता होना जरूरी है। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। द क्वेश्चंस आर लाइक, हाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिंग सोशल चेंज इन द सोसाइटी, इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। हाउ कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन ब्रिंग सोशल चेंज इन द सोसाइटी, और हाउ व्हाट आर दोज फोर्सेस ऑफ चेंज दैट ब्रिंग मॉडर्निटी इन इंडियन सोसाइटी। तो अगर जब फोर्सेस ऑफ चेंज की बात करेगा, तो आपको ये सब समझाना है एज पर द डिमांड ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। कितने मार्क्स में पूछा गया है? क्वेश्चन कैन बी आस्क, हाउ डार्क एजेस इन यूरोपियन सोसाइटी 14th-15th century leads to the emergence of sociology, yes, as a separate disciple। क्लियर है? पूरा पूछा जा रहा है आपसे, yes और no? तो कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर? क्रिटिकली एनालिसिस इमरजेंस ऑफ मॉडर्निटी इन यूरोपियन सोसाइटी कर सकते हो। अभी 2 थिंकर्स के नाम बताएं, उनके साथ पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड मॉडर्निटी क्या है, यू नीड टू डिफाइन, उसके बाद आप समझा सकते हो कि बट एट द एंड क्या था, चाहे एंटी मॉडर्निटी स्कॉलर्स हो, चाहे मॉडर्निटी सपोर्टर थिंकर्स हो, या कंजर्वेटिव थिंकर्स हो, ऑल वांट पीस, हार्मनी और स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी, राइट।
वो क्रिटिसाइज क्यों कर रहे थे? क्योंकि चेंज होगा तो सोसाइटी में क्योस्क होगा, क्योस्क होगा तो सोसाइटी में डिसहार्मनी होगी। ठीक है, और दूसरे सपोर्ट क्यों कर रहे थे? कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी पहले से है, भले ही सोसाइटी में क्योस्क हो रहा है, लेकिन क्योस्क के बाद सोसाइटी में क्या होगा? कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगे, तो वो इसलिए सपोर्ट कर रहे थे दूसरे वाले। और दोनों ही क्या चाह रहे थे? पीस, हार्मनी, स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। अटेम्प्ट किया जा सकता है। अब ये टॉपिक, जब यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है, अब आप घर जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना मेरे कहने से। ठीक है, मैं आपसे ज्यादा डिमांड नहीं कर रही हूं, मैंने कल भी बोला था, आई जस्ट नीड योर 1 आवर आफ्टर द क्लास। 1 आवर में क्या करना है? ये पूरा रिवाइज करना है, और इसके साथ इस टॉपिक से रिलेटेड, सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या देखना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। 11th 12th की एनसीईआरटी रीड करने के लिए बोला था, किया? नहीं किया? आज से कर स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट रीड, मैंने ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आस्किंग यू अ फेवर कि 11th 12th की एनसीईआरटी थोड़ा सा रीड कर लो। बस एक दो बार रीड करोगे, सिर्फ रीड करने की बोल रही हूँ, लर्न करने की नहीं बोल रही हूँ। लर्न तो ये करना है आपको, आप पढ़ने वाले हो आगे आने वाले 3 महीनों में कि सोशियोलॉजी क्या है, तो एक पता तो रहे आपको कि क्या है। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत, कोई डाउट, कुछ नहीं समझ में आया हो? क्लियर? एक बार ये ड्रॉ कर लो, देन वी विल मूव नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक इज क्लियर। घर जाकर एक बार प्लीज इसके पीवाईक्यूज देखिएगा, ठीक है?
Second is sociology and common sense. Sociology and common sense. We all are very clear what do you mean by sociology. सबको clear है, right? Here our major focus should be on the sociology. Sorry, common sense. Sociology means systematic and scientific study of the society, right? Whatever we are doing, how we are interacting with individuals, how we are interacting with each other, what is their response, sociological imagination, all these things come under the category of sociology, which we have discussed in earlier classes. Today, common sense. What do you mean by common sense? बताओ. कॉमन सेंस का जवाब कॉमन सेंस से ही दे दो. ट्राई टू डू ब्रेन स्टॉर्मिंग. मैं बहुत जनरल चीज पूछ रही हूं. अपन किसी चीज का जवाब देते हैं और हम पूछते हैं अरे तुम्हें कैसे पता. कुछ नहीं यार, इट्स अवर सिक्स्थ सेंस. यस, कुछ नहीं यार, कॉमन सेंस से बताया. तो नाउ कैन यू डिफाइन व्हाट इज कॉमन सेंस? लॉजिक. लॉजिक तो अलग चीज हो गई. हाँ, आप ये कह सकते हो कॉमन सेंस इज योर सिक्स्थ सेंस और योर बिलीफ, योर फेथ, योर और योर आइडिया. ये कह सकते हो जो क्या कर रहा है, आपका जो आइडिया, ये जो है ये आपके आइडिया को क्रिएट कर रहा है. कॉमन सेंस से आप, सिंपल सी चीज है, जैसे कि आइंस्टीन का आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड की, कि वो बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे और एप्पल आके गिरा. क्या वो प्रूफ हो गया था वहीं पे? नहीं. उन पे क्या हुआ, उनको एक आइडिया, उन्होंने एक कॉमन सेंस लगाया. तो उस कॉमन सेंस के थ्रू क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजों को जनरेट कर रहे हैं और उस कॉमन सेंस के थ्रू ही वो अपनी थ्योरी को प्रूव कर रहे हैं. राइट? सो इन दिस टॉपिक वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज कॉमन सेंस, what is sociology, what is the difference between the both, and what is the relation between the both. Clear? तो sociology तो पता है, common sense पे बात करते हैं. Common sense. If a person छोड़ो, poverty is exist in the society. अगर मैं पूछूं आपसे why poverty exist in the society, क्या जवाब होगा आपका? आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, आप क्या बोलोगे? पॉवर्टी एग्जिस्ट बिकॉज लोग काम नहीं करना चाहते. दिस पर्सन इज पुअर बिकॉज पर्सन हैज सम लेजीनेस. वो काम नहीं करना चाह रहा, मक्कार है, इसलिए पॉवर्टी है. ठीक है? अगर यहीं पर आप सोशोलॉजी के थ्रू और साइंस के थ्रू बोलोगे कि व्हाई पॉवर्टी एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स. गवर्नमेंट में कमी है, गवर्नमेंट प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पा रही है जिससे लोगों को काम मिले. दैट मीन्स यहां पर क्या हो गया, लॉजिक लग गया, एक प्रॉपर रीजन लग गया, एंड विच कैन बी साइंटिफिकली प्रूवन. दैट मीन्स विच हैव सम डेटा, सम स्टैटिक वैल्यू. किसके थ्रू बता पा रहे हो? डेटा है, रिपोर्ट है, उसके थ्रू ही तो आप बता रहे हो. जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई पीडीएस सिस्टम. The PDS system is failed. क्यों? क्योंकि इंक्लूजन ऑफ अनआइडेंटिफाइड बेनिफिशियरी. क्या ये ऐसे ही बोल दिया आपने? नहीं. जिन लोगों को पीडीएस सिस्टम में राशन मिलना था उनको तो मिला नहीं, और जिन लोगों को नहीं मिलना था वो इंक्लूड हो गए, और जिन लोगों को मिलना था वो एक्सक्लूड हो गए. राइट? तो ये प्रूफ है जिसकी वजह से पीडीएस सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाया. तो ये आपने क्या चलाया, यू क्या किससे पता किया? यू हैव डेटा. दैट मीन्स साइंस वहां लग गया, लॉजिक लग गया प्रॉपर. राइट? लेकिन अब आप कह रहे हो कि पॉवर्टी, लोग मक्कार हैं इसलिए काम नहीं करना चाह रहे. आप कैसे कह सकते हो कि लोग मक्कार हैं? कॉमन सेंस के थ्रू ही तो कह रहे हो. साइंटिफिकली कोई प्रूफ तो नहीं है ना, कोई प्रूफ तो नहीं है कि लोग मक्कार हैं, लेकिन आप कॉमन सेंस से कह रहे हो कि पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है. मतलब कोई आपके पास डेटा नहीं, कुछ नहीं, अरे ये तो मक्कार है इसलिए पॉवर्टी एग्जिस्ट है, इसलिए दीज पीपल्स आर पुअर. राइट? उनका बिजनेस फेल हो गया. क्यों? अरे उनको काम करना नहीं आता था.
यहीं पे अगर आप साइंस लगाओगे तो क्या बोलोगे, लोगों की परचेजिंग पावर उतनी नहीं थी, उनका बिजनेस बहुत हाई फाई था, बहुत महंगे प्रोडक्ट्स थे, तो किसी ने परचेज नहीं किए, इसलिए उनका बिजनेस क्या हो गया, लॉस में चला गया। दैट मीन्स एक जगह आप प्रॉपर रीजन दे रहे हो, दैट मीन्स आप क्या साइंस यूज कर रहे हो, लॉजिक दे रहे हो, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, कॉमन सेंस यूज कर रहे हो। क्लियर? तो क्लियर है कि कॉमन सेंस क्या है, जस्ट योर बिलीफ सिस्टम, फेथ सिस्टम, जो क्या कर रहा है, आपके आइडिया को क्रिएट कर रहा है, वही तक है कॉमन सेंस, सिक्स सेंस। नॉट नेसेसरी कि कॉमन सेंस आपका 100% सही हो। क्लियर? लेकिन जब सोशलॉजी की बात करते हो तो वो प्रूफ होती है, साइंस की स्टडी कर, साइंस के साथ स्टडी कर रहे हैं, दैट कैन बी प्रूवन। क्लियर? यहां तक क्लियर? ठीक है। बात करें डिफरेंस बिटवीन सोशलॉजी एंड कॉमन सेंस। डिफरेंस बिटवीन सोशलॉजी एंड कॉमन सेंस। सोशलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, सोशलॉजी में वी कैन प्रूफ, हम किसी भी चीज को प्रूफ कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव स्टैटिक और वी हैव डेटा और वी हैव सम वैल्यूज टू सपोर्ट आवर स्टेटमेंट। बट क्या कॉमन सेंस में ऐसा है? नहीं है। कॉमन सेंस आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म, क्योंकि प्रूवन ही नहीं है। मैंने कह दिया कॉमन सेंस तो ठीक है, लेकिन सोशलॉजी में क्या है, सोशलॉजी में क्रिटिसिज्म को, इन सोशलॉजी क्रिटिसिज्म, सोशलॉजी इज ओपन फॉर टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। क्यों? क्योंकि साइंस है, एक थ्योरी बन गई, उस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, अब क्रिटिसाइज किया तो क्या बन गई, एंटी थ्योरी, एंटी थीसिस बन गई, उस थीसिस को भी प्रूफ करने में लग गए। मतलब जितने ज्यादा क्रिटिसिज्म उतनी ज्यादा थ्योरी में क्या श्योरिटी। यस, तो ये क्या है सोशलॉजी में, सोशलॉजी आर ओपन टू एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म बट कॉमन सेंस आर नॉट ओपन टू एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म। कॉमन सेंस क्लियरली बात करता है। आप सिंपल सी चीज सोचो, अगर हम कोई भी चीज बिना लॉजिक के बोलते हैं, जैसे सिंपल सी चीज है, भगवान बारिश नहीं हो रही है, मैं बार बार रिपीट, सेम ही एग्जांपल रिपीट कर रही हूँ, बारिश नहीं हो रही है, भगवान इंद्र की पूजा करो, इज दैट योर कॉमन सेंस और सोशलॉजी? कॉमन सेंस। क्या ये प्रूफ है? कोई नहीं। और जो इसको नहीं मानता, क्या क्रिटिसिज्म ओपन हो रहे हैं? नहीं, आज भी लॉर्ड इंद्र की पूजा की जाती है, राइट, कि जिससे क्या हो, बारिश अच्छी खासी हो, राइट। दैट मीन्स क्रिटिसिज्म एक्सेप्टेंस नहीं है कॉमन सेंस में। लेकिन साइंस हम बात करें कि बारिश के लिए वी नीड कंडीशंस, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, ये सब चीजें चाहिए। अगर कोई बोलता है नहीं ये नहीं चाहिए, कुछ और ही चाहिए, तो वी विल थिंक अबाउट इट कि इज इट सो, क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है? क्या फिर हम लैब में एवापोरेशन कंडीशंस बनाते हैं, कंडेंसेशन कंडीशन बनाते हैं, उन बेसिस पे हम प्रूफ करते हैं कि नहीं, बारिश के लिए हमें क्या चाहिए, यही कंडीशन चाहिए। और ये प्रूफ भी हुआ, दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल रेन कॉन्सेप्ट हैज बीन इमर्ज्ड, राइट। किससे हुआ? क्योंकि हम ये एवापोरेशन और कंडेंसेशन कंडीशंस हम आर्टिफिशियली जनरेट कर रहे हैं सो दैट वी कैन पोर द रेन। यस, तो कॉमन सेंस, और ये दिस इज द मेजर डिफरेंस कि सोशलॉजी में वी डोंट नीड एनीथिंग सोशलॉजी में कि हम उसको एक्सेप्ट ना कर सकें, लेकिन कॉमन सेंस में क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, हम अपने सिक्स सेंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्लियर? कॉमन सेंस क्या करता है, अगर जी बारिश वाले रीजन पे बात करें तो कॉमन सेंस किसी भी चीजों को इरेशनली डिफाइन कर रहा है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। सोशलॉजी क्या कर रहा है, रेशनली थिंकिंग, रेशनल डिफाइन कर रहा है, लॉजिक के साथ बात कर रहा है। यस, क्योंकि आप देखो ना, हर चीज के पीछे वो क्या दे रहा है, एक आपको रीजन दे रहा है कि अगर कोई चीज सोसाइटी में हो रही है तो उसके पीछे के रीजन ये है, राइट। दैट मीन्स कैन वी से दैट सोशलॉजी बीइंग अ साइंस इज स्केप्टिव इन नेचर? सोशलॉजी बीइंग अ साइंस इज स्केप्टिव इन नेचर, मतलब सोचो सोचो, स्केप्टिक का मतलब क्या होता है?
Dynamic. Sociology is escapative in nature. That means it does not accept the face value. जो चीज दिख रही है वो, देखो सिंपल सी चीज है, सोसाइटी में बहुत ज्यादा क्या है, पेट्रियार्की है। कॉमन सेंस बोलेगा मतलब इनइक्वालिटी है, कॉमन सेंस सीधा बोलेगा इनइक्वालिटी इसलिए है बिकॉज मेल इज स्ट्रॉन्ग फीमेल इज नॉट स्ट्रॉन्ग, राइट। मतलब दिख रहा था, उसने फेस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया। सोशियोलॉजी इज स्केप्टिव इन नेचर, दैट मीन्स सोशियोलॉजी डज नॉट एक्सेप्ट द फेस वैल्यू। जो दिख रहा है वो उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता, वो क्या करेगा, उस पर साइंस लगाएगा, रिसर्च करेगा, स्टडी करेगा, एंड आफ्टर दैट विल सोशियोलॉजी विल एक्सेप्ट द थिंग। आप लोग के नंबर नहीं आ रहे हैं सोशियोलॉजी में, फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉमन सेंस से क्या बोला, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो इसलिए नंबर नहीं आ रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मैं सोशियोलॉजी यूज करूंगी तो मैं क्या देखूंगी, क्या देखूंगी, रीजंस, मतलब एक्चुअल थिंग जो होगी वो क्या निकल कर आएगी, क्या निकल कर आएगी, दो ही चीज निकल, देखो कोई अगर जैसे सोशियोलॉजी क्लास चल रही है, बाहर वाला देखेगा तो दो ही रीजन निकल के आ रहे हैं, दैट इज थ्रू कॉमन सेंस। या तो मैडम अच्छा नहीं पढ़ा रही है या फिर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जनरल हो गया कॉमन सेंस, ठीक है। अब अगर मैं इसको सोशियोलॉजी के थ्रू स्टडी करूं तो क्या रीजन निकल कर आएगा, या तो रीजन ये हो सकता है आप रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, आप रेगुलर रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, आप चीजों को समझ नहीं रहे हो, रट्टाफिकेशन कर रहे हो। दैट मीन्स देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस जिसके थ्रू ये प्रूफ हो जाएगा कि इसलिए आपके नंबर नहीं आ रहे हैं। मैडम तो अच्छा पढ़ा रही है लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हो, ना पढ़ने के रीजंस आपके पास क्लियर हो जाएंगे। तो क्या लग गया, लॉजिक लग गया विच कैन बी प्रूवन। सपोज कल आपके पेरेंट्स आए कि हमारे बच्चा सोशियोलॉजी में आंसर ही नहीं लिख पा रहा है, तो मैं पहले तो मैडम आप नहीं ढंग से पढ़ा रही हैं या आप ध्यान नहीं दे रही हैं, मेरे पास अटेंडेंस होगी तो मैं क्या बोलूंगी, लुक एट दिस, आपका बच्चे ने कितनी क्लास अटेंड की है, हफ्ते में 2 दिन आता है, तो क्या हुआ, आई हैव अ प्रूफ। यस, लॉजिक लग गया कि ये रीजन है इसलिए आपके बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आई एम नॉट द रीजन। दैट मीन्स कोई भी चीज हम किसके थ्रू समझा पा रहे हैं, सोशियोलॉजी के थ्रू समझा पा रहे हैं। मतलब सोशियोलॉजी क्या है, स्केप्टिव इन नेचर, मतलब ये नहीं कि बोल दिया और सब दिख रही है फेस वैल्यू उसको एक्सेप्ट कर ले। स्केप्टिव मीन्स डज नॉट एक्सेप्ट द फेस वैल्यू, जो दिख रहा है उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता, पहले रिसर्च करेगा, मतलब पहले उसको स्टडी करेगा देन जवाब देगा, ठीक है। तो कॉमन सेंस। नाउ सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज क्या है, similarities between sociology and common sense can be say common sense bring a idea and that idea leads to creation of sociology or that idea leads to the theory or thesis with the help of sociology। जैसे कॉपरनिकस को एक आइडिया आया कॉमन सेंस के थ्रू, क्या आइडिया आया, दैट अर्थ इज इन सॉरी सन इज इन द सेंटर और अर्थ इज सराउंडिंग दिस सन। ये एक आइडिया आया थ्रू कॉमन सेंस और उसका कुछ स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा उसके लिए, राइट। अब जब ये चीज देखी, अब इसने क्या लगाया, इस पे साइंस लगाई। साइंस क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है ना, विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी का ही पार्ट है, सोसाइटी को स्टडी कर रहा है विद द हेल्प ऑफ साइंस। जब इसने ये लगाई तो क्या प्रूफ हो गया, यस हिज थ्योरी इज प्रूवन। तो कॉमन सेंस लीड्स टू सोशियोलॉजी, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड द कॉमन सेंस, कि आपके पास एक आइडिया होगा, आइडिया कॉमन सेंस से ही आएगा, आइडिया कभी साइंस से नहीं आता, और वही आइडिया से क्या होता है, आपका थ्योरी बनती है। सिमिलरली अब ये थ्योरी बन गई, राइट, तो थ्योरी बन गई, दैट मीन्स साइंस आ गई यहां पे। अब इस पे किसी ने क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस, यस। अब इस कॉमन सेंस से फिर आप साइंस लगा रहे हो और फिर क्या बना रहे हो, एक नई थ्योरी बना रहे हो। दैट मीन्स थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ये प्रोसेस क्या चल रहा है, सर्कुलेशन ऑफ द प्रोसेस, सर्कुलेशन ऑफ द थ्योरी, ये क्या किसके थ्रू चल रहा है, साइंस, पहले कॉमन सेंस आया,
फिर साइंस आई, फिर कॉमन सेंस से क्रिटिसिज्म आया, फिर उसको प्रूव करने के लिए साइंस आई, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन, right? That means there is a strong relation between the common sense and the sociology. There is no any value of the science without common sense. Can we say this thing? There is no any value of science without common sense. हमने रॉकेट लॉन्चर बनाया, मिसाइल्स बनाई, ये सब चीजें क्या हम बिना साइंस के बना सकते हैं, बिना कॉमन सेंस के बना सकते हैं? किसी को तो आइडिया आया होगा, आइंस्टीन को आइडिया ही तो आया होगा ग्रेविटी का, तभी तो हम इतना बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ग्रेविटी का, राइट? लोगों को नहीं दिख रहा, उसके लिए लोगों ने लेंस बनाए, आइडिया ही तो आया, तभी तो इन्वेंशन हुआ चश्मे का, राइट? तो दैट मीन्स हर चीज के पीछे क्या है? देयर इज अ कॉमन सेंस. तो साइंस इज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन सेंस ऑल्सो. So can we say कि common sense and science both are interlinked with each other? Yes. For example, एक और चीज समझो. There is a theory, हॉवर्ड बेकर की एक थ्योरी है, लेवलिंग थ्योरी. लेवलिंग थ्योरी. फॉर एग्जाम्पल, मैं आप सब लोगों को देख रही हूं, आप में से व्हाट्स योर गुड नेम? कशिश. कशिश को मैंने देखा कि कशिश थोड़ी सी मेहनत कर रही है एज कंपेयर टू ऑल ऑफ यू. तो मैंने कशिश को बोला, कशिश यू आर राइटिंग वेरी गुड आंसर्स, आई एम श्योर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा. यू हैव अ क्वालिटीज ऑफ बिकमिंग एन IAS. मैंने उसको लेवल कर दिया कि कशिश कैन बी एन IAS. कशिश इस चीज को क्या करेगी? सीरियसली लेगी. ऑफ कोर्स जब कोई बोल देते हैं तो अपन उसको स्ट्रांगली बिलीव करने लगते हैं. मैंने लेवल कर दिया कशिश बिकम एन IAS. अब कशिश क्या करेगी? और मेहनत करेगी एंड कशिश प्रूफ कर देगी क्या कि यस नाउ आई एम अ IAS ऑफिसर, बन जाएगी. मैंने लेवल किया थ्रू द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस. उसने उस चीज में मेहनत करके उसको प्रूफ कर दिया. सोशियोलॉजी, राइट? सिंपल. Another example, what's your good name? चिरायु. मैंने चिरायु को देखा कि चिरायु क्लास में पूरे टाइम उधम मचाते रहते हैं. मैंने बोला चिरायु तुम ऐसे IAS, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं कहा तुम ऐसे IAS नहीं बनोगे, तुम पढ़ते लिखते हो नहीं हो और ये क्लास का सबसे शैतान लड़का है. अब हर चीज में चिरायु को यही लगेगा कि मैडम ने तो बोल ही दिया है शैतान, और वैसे भी मेरी हरकतें भी ऐसी हैं, ठीक है अब मैडम को तो पता ही है कि मैं शैतान हूँ. चिरायु ने पढ़ना लिखना और कम कर दिया और चिरायु क्या शैतान की कैटेगरी लेवल कर दी मैंने, और उन्होंने वो प्रूफ भी कर दिया कि हाँ मैडम मैं नहीं बन सकता, राइट? ये क्या हुआ आपका? लेवल थ्योरी. दैट मीन्स हम किसी के बारे में कुछ भी उसको लेवल कर देते हैं और वो उस चीज को करने के लिए मेहनत इंटेंशनली और अनइंटेंशनली करते हैं टू प्रूव दिस थिंग. दैट इज कॉल्ड एज लेवल थ्योरी गिवन बाय हॉवर्ड बेकर. दैट मीन्स कि सोशल हमने किसी को लेवल, क्या हमारे पास कोई प्रूफ था दैट ही और शी विल बिकम एन IAS? नहीं था ना, कोई लॉजिक था नहीं, लेकिन हमने एक वाइल्ड गैस अपने सिक्स्थ सेंस से. क्यों? क्योंकि ये रेगुलर क्लास में है, रेगुलर अपनी आंसर राइटिंग कर रही हैं, रेगुलर रीडिंग कर रही हैं, इन सब चीजें की बेसिस पे मैंने इनको क्या बोला कि शी हैव सम क्वालिटीज टू बिकम एन IAS. आप अच्छी मेहनत करो, आप IAS बन जाओगे. मैंने लेवल किया, उन्होंने अपनी मेहनत लगा के रिसर्च करके प्रूव कर दिया और IAS बन गए. दैट इज नथिंग बट अ लेवलिंग थ्योरी. कि आप किसी को जैसा लेवल कर दो, वो पर्सन आपने अपने कॉमन सेंस से पर्सन को जैसा लेवल किया, उस पर्सन ने उस लेवल को प्रूफ कर दिया. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सोशियोलॉजी. साइंस लगा दी तो जो भी था प्रूव हो गया ना. मैंने इनको बोला कॉमन सेंस के थ्रू, इन्होंने वो प्रूफ कर दिया, तो वो क्या बन गया? प्रूवन हो गया ना, हेंस प्रूव्ड. दैट मीन्स बिकम एन IAS, बन गई वो. तो दैट मीन्स कैन बी से सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. इज इट क्लियर? जैसे कि क्रिमिनल, जैसे बचपन में बच्चे ने कोई पेंसिल चोरी की, होता है बच्चों को, नर्सरी LKG के बच्चे किसी की पेंसिल पसंद आ जाए तो रख लेते हैं, अरे ये हमें चाहिए, होता है ना, कुछ यूनिक चीजें रख ली. घर में आए, उनके पेरेंट्स ने उनको डांटा नहीं और रख लिया, कोई बात नहीं, हंस रहे हैं, बच्चे ने पेंसिल लेकर आया.
जब वो बच्चा देखेगा कि ये चीजें निगेटिव में नहीं है, क्योंकि दैट इज द एज ऑफ लर्निंग एज, वो बच्चा उन चीजों को और ज्यादा करेगा। एक दिन मैडम को पता चला, मैडम बोलेंगी उनको, क्यों, तुम स्कूल पढ़ने आते हो, तुम बड़े होके चोर बनोगे। घर का इम्पैक्ट और मैडम का इम्पैक्ट, घर में उस चीज को, मैडम घर का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, वो बच्चा उस तरीके की चीजों को करना बंद नहीं कर रहा है, और वो समहाउ उसको वो एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, एंड दैट चाइल्ड बिकम अ थीफ। दैट मीन्स हमने लेवल कर दिया कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा चोर चोर बनेगा, चोर बनेगा, और क्रिमिनल बनेगा, क्रिमिनल बनेगा, और वो क्रिमिनल बन गया। कई बार होता है ना, घर में मम्मी बोलती है, अरे ये तो कोई काम नहीं करता, ये तो लेजी है, लेजी है, लेजी है। अब मम्मी ने तो कह ही दिया है लेजी हूं, लो कर लो, आप ही कर लो सारे काम। यही तो होता है कि नहीं होता? हर बच्चा यही करता है ना। इवन गर्ल्स, मम्मी बोलेंगी पानी ले आओ, मम्मी सारे काम आप मुझसे करवाती हो। कोई मेहमान आए तो मम्मी क्या बोलती है, हमारी लड़की कोई काम नहीं करती है। तो बच्ची बोलती भी फिर क्या है, आप सारे मेहमानों के सामने क्या कहते हो कि हमारी लड़की कोई काम नहीं करती, अब करवा लो, कौन सा काम करवाओगे, मैं नहीं कर रही काम। दैट मीन्स मम्मी ने लेवल किया और आपने वो चीज प्रूव कर दी। दैट इज नथिंग बट लेवलिंग थ्योरी। इज इट क्लियर? एंड डोंट वरी, ये एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हो बिकॉज वी आर स्टडिंग सोशोलॉजी, तो सोसाइटी के यही एग्जाम्पल्स हैं। ये मत सोचना कि मैम एग्जाम्पल्स दे रही है तो हम इनको लिख पाएंगे या नहीं, यू कैन यूज ऑल दीज एग्जाम्पल्स, तो डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर? So yes, sociology and common sense both are different and both are interlinked or both have similarities with each other. Some scholars are in favor of the sociology, some scholars criticized common sense, and some scholars are in the favor of both. That in present context, sociology and common sense are existing, both existing hand to hand. सोसाइटी आज सरवाइव कर रही है, क्यों? क्योंकि सोसाइटी में कॉमन सेंस की भी जरूरत है और साइंस की भी जरूरत है, बिकॉज बोथ आर इंटरलिंक और इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। अगर कॉमन सेंस नहीं होगा तो साइंस की वैल्यू क्या है, कैसे डेवलपमेंट करोगे, कैसे रिसर्च करोगे, कैसे इन्वेंशन करोगे। और अगर साइंस नहीं है तो कॉमन सेंस कितना भी बना रहे, आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे किसी चीज को। आज लॉजिक मैंने दिया है, कल आप दे रहे हो, लेकिन उस लॉजिक का कोई प्रूवन नहीं है। So that's why in present context, in contemporary society, both science and logic go hand in hand. Is it clear? The sociology and the common sense. Write down 2-3 lines. Write down a definition of common sense. Common sense refers to ideas, beliefs, and attitudes. Ideas, beliefs, and attitudes that pupil acquire in the process of growing up, in society, through socialization, and which is used as a guide to practical life. Paragraph change. Whereas sociology refers to ideas, belief, which are based on systematic and scientific research. Systematic and scientific research.
बाकी आपके हैंडआउट्स में दिया है ये डिफरेंस सिमिलैरिटीज, ठीक है ना? कल आपको हैंडआउट्स मिल जाएंगे इसके। क्लियर? यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। छोटे ही टॉपिक है। क्वेश्चन कैन बी आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, राइट? Question can be asked how common sense lead to the how common sense is related to sociology. What is the relevance of sociology on common sense in present context? Clear? Critically analysis sociology in present era or common sense with respect to sociology in present contemporary times. तो बेसिक कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली। इस यूनिट से क्वेश्चन ज्यादातर डायरेक्टली ही आते हैं। 10 मार्कर क्वेश्चन ही आया है अभी इस टॉपिक से, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, दैट इज इट। इज इट क्लियर यहां तक? आज हम इतना ही रखेंगे थोड़ा सा, आई एम नॉट वेल। कल आपको इसका हैंड आउट मिलेगा और कल इसमें थोड़ा सा हम थिंकर्स को एड ऑन करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक आई एम श्योर 2 लेक्चर हुए हैं, बट आप थोड़ा सा फैमिलियर तो हो रहे हो सोशियोलॉजी से, राइट? कल हम इसकी यूनिट टॉपिक स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी वर्सेस डिफरेंट सोशल साइंस उनको कंटिन्यू करेंगे। तो आई थिंक 2 मोर डेज जब हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, कल आपको हैंड आउट मिल जाएंगे, उनको रीड करना स्टार्ट करें, ठीक है? और कल या परसों में आपको ये पीडीएफ भी ट्रांसफर हो जाएगी। क्या आप सब लोगों का फीस सबमिट हो चुका है? जिनका हो गया है, व्हाट्स योर गुड नेम? अनुष्का। अनुष्का को नंबर शेयर कर दीजिए, तो आई विल मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप से क्या होगा, जो चीज़ें मुझे शेयर करनी है मैं आपकी डायरेक्टली शेयर कर लूंगी उस ग्रुप के साथ। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज उस ग्रुप पर ही शेयर करना एंड डोंट डिस्ट्रीब्यूट माय नंबर हियर एंड देयर। क्लियर? तो जिनका फीस सबमिट है वो अनुष्का को अपना नंबर शेयर कर दें। एंड अनुष्का टेक माय नंबर आफ्टर द क्लास, तो आप उसमें ग्रुप बना दें एक सोशियोलॉजी 2026 करके, ठीक है? क्लियर? एक बार रीड करिएगा, कोई भी डाउट हो, एंड प्लीज इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, घर जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार जरूर देखें, बिना उसके आप काम नहीं कर पाएंगे। सो बी रेडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। यूनिट कंप्लीट होते ही 1-2 दिन में आपका वीकेंड पे टेस्ट फिक्स है, तो लाइटली मत लेना कि मैम छोड़ देंगी टेस्ट, टेस्ट नहीं छूटेगा। तो प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहें, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन, कोई डाउट? कोई भी नहीं है? थैंक यू।